वहीं दिल्ली की जनता 18वीं लोकसभा में संसद के भीतर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट कर रही है। ऐसे में सुबह 7 बजे से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस 3 सीटों पर मैदान में उतरी हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर ताल ठोक रही है। ऐसे में आज राष्ट्रपति से लेकर सीएम पक्ष विपक्ष के तमाम नेता अपने वोट कास्ट करते हुए नजर आए और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा के दोनों बच्चे भी चर्चा में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ने पहली बार वोट डाला। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का 6वां फेज, बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला। मतदान को लेकर आम और खास में उत्साह। मतदान करने पहुंचा गांधी परिवार। मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी लेते नजर आए राहुल। प्रियंका के बच्चों ने भी पहली बार डाला वोट। आम वोटर्स की तरह लाइन में आई नजर। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत देश की अलग अलग 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। आम लोगों से लेकर खास लोगों तक ने वोट डाला। इन्हीं में एक नया नाम भी जुड़ा है, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों का। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान राजीव वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा ने भी इस चुनाव में वोट डाला और फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। प्रियंका का बेटा रेहान राजीव वाड्रा और बेटी मिराया दोनों अपने पिता रोबोट वाड्रा और मामा राहुल गांधी के साथ थे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ रही। लोकतंत्र के इस महापर्व में रेहान राजीव वाड्रा और मिराया वाड्रा ने नई दिल्ली के आदर्श स्कूल में वोटिंग सेंटर पर मतदान किया। इस दौरान पूरा वाड्रा परिवार एक साथ नजर आया। रेहान और मिराया दोनों बिल्कुल आम मतदाताओं की तरह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब उनका नंबर आया तभी जाकर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने लोगों से जमकर वोट करने की अपील भी की। I think this is a very important election. I'd encourage all the youth to vote to save our constitution and to vote in a way that brings about positive change. I think everybody should just come out and vote and don't sit idle, make a change. दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी रण में। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे। आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बाकी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मतदान करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं। हम अपने गिले शिकवे अलग रखकर संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए वोट दे रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी के पति रोबर्ट वाड्रा ने कहा कि यूथ का ये मानना है कि बदलाव होना चाहिए, सबको मतदान करना चाहिए और इंडिया गठबंधन को एक मौका देना चाहिए। नहीं, देखिए, एक अंडर करंट है और लोगों में बहुत ही ये भावना है कि हमारी बात नहीं हुई है। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं। लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मिराया अपने कॉलेज छोड़ के आई है अभी 3-4 दिन के लिए कि अपने वोट करें। और ज़रूर यूथ का यही है कि बदलाव होना चाहिए और ये उनका समय है और सबको बाहर निकलना चाहिए और वोट डालें और इंडिया गठबंधन को एक मौका दें और प्रगति और देश को प्रगति और के तरफ जाएंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट किया। इसके बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। देश में 6ठे चरण के मतदान के लिए वोट डाले गए। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। दिल्ली में 7, उत्तर प्रदेश में 14, हरियाणा में 10, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल में 8, ओडिशा में 6, झारखंड में 4 और जम्मू कश्मीर में 1 है। बड़े से लेकर बूढ़े सभी मई महीने की इस गर्मी को नजरअंदाज कर मतदान करने के लिए केंद्रों पर पहुंचे। इसी बीच पूरा गांधी परिवार भी वोट देने पहुंचा और लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो लोकसभा चुनाव का जिस तरह से आगाज हुआ, उसके बाद से लगातार यही हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा है कि 6ठे चरण का रण आखिर किसके संग। ऐसे में तमाम खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका आप सभी से तारुफ करा दूं। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, यश श्रीवास्तव जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत।
लेकिन उससे पहले आपको ये 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए, जहां आपको बता दें तमाम दिग्गजों ने वोट कास्ट किया है और एक जो पॉजिटिव मैसेज है वो समाज में देने की अपील भी यहां पर करते हुए नजर आए कि किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकले, बेशक से प्रचंड गर्मी क्यों ना हो, लेकिन अपने घरों से बाहर निकले और अपने इस हथियार का, अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और इसमें ये 10 तस्वीरें उन तमाम दिग्गजों की आपको दिखा रहे हैं जो सुबह से चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सोनिया गांधी, नायब सैनी, बांसुरी स्वराज, एस विजय शंकर, इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी और तमाम जो दिग्गज है वोट कास्ट करते हुए आज नजर आए। शुरुआत आलोक पांडे जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, चूंकि देखिए एनडीए लगातार 400 पार का नारा यहां पर दे रही है, लेकिन जैसे जैसे चरण यहां पर बीतता हुआ नजर आया, छठे चरण का आगाज हुआ, उसके बाद से इंडिया अलायंस का यह कहना कि एनडीए चाहे 400 पार की कितनी भी बात कह ले, लेकिन वो 4 सीटें भी बहुत मुश्किल से जीतेंगी। आपका आकलन क्या कहता है? पार्टी 303 सीटों से घट के 4 सीटों में आ जाएगी, तो मतलब मुझे लगता है फिर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए क्या जैसे कहने के लिए कह दिया जाए वो वाली बात है। 2019 में 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रिस्पॉन्स रहा है, उसी तरह से 2024 में भी संभावना है, लेकिन ये भी नहीं कह सकता खाली बैठा और जनता पार्टी ही 400 पार करे जा रही है। अगर चीजें इतनी प्रेडिक्टेबल हो तो चुनाव होने को मतलब ही नहीं है। चुनाव है, परीक्षा में जब कोई व्यक्ति अच्छी तैयारी करता है तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। अब तैयारी अंदर से पता होती है, इंडिया अलायंस ने अच्छी तैयारी की है या एनडीए ने अच्छी तैयारी की है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी स्थिति में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा फेस है। इंडिया अलायंस के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि एक अच्छे फेस की कमी से जूझ रहा है। यहाँ 20 व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं, जिससे कि एक उनका प्राइम मिनिस्टर नेतृत्व को लेकर के दावा थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन देश की जनता को तय करना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे पुनः, या इंडिया अलायंस से कोई एक ऐसा चेहरा जो सब में पॉलिटिकल बार्गेनिंग के बाद या सब में कंसेंट के बाद फिर एक चेहरा निकलकर बाहर आएगा और वो सरकार में आएगा। तो ये देश की जनता को तय करना है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसी बार सरकार बनाती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहली बार होगा कि एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में एक ही पार्टी 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार निर्माण करे। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि देखिए आपने चेहरे का जिक्र किया, चेहरे को लेकर एक सवाल ये भी चूंकि सुबह भी मेरे साथ कुछ कांग्रेस के पैनलिस्ट जुड़े हुए थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि चेहरे को लेकर से मीडिया और बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। चेहरे से किसी को कोई मतलब नहीं होता, जनता पार्टी को देखती है और यहाँ पर ये देखती है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें जहन में रखकर और इनके आधार पर अपने वोट कास्ट करती है। आपसे सवाल सर ये कि चेहरा अभी इंडिया अलायंस में कोई उतना सशक्त और प्रधानमंत्री के तौर पर मजबूत चेहरा उभर कर सामने नहीं आया, न नाम लिया गया। ऐसे में क्या एक बड़ा नुकसान इंडिया अलायंस को होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जब इंडिया अलायंस कोई बात कहता है तो उसका वो कमजोर पक्ष है, इसलिए वो पॉलिटिकली वो बात कह रहे हैं। वरना इंदिरा इज इंडिया कहने वाली वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व, उस समय फिर क्यों इंडिया इज इंडिया कहा? तो अपनी बात से फिर मुकरना होगा। या तो उस समय इंदिरा इज इंडिया गलत था और कांग्रेस थी, या फिर इस समय मोदी। अभी भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी क्लेम नहीं करती मोदी इज इंडिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंदिरा इज इंडिया के नारे के साथ आई है। वो एक नारा किया था कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के लिए कि इंदिरा ने कहा था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो उन्होंने क्यों नहीं कहा था कि वो कहते हैं कांग्रेस हटाओ? कांग्रेस पार्टी पिछले 75 सालों में से एक परिवार के इर्द गिर्द घूमते, एक चेहरे के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी है। वो पार्टी कह रही है कि चेहरा मायने नहीं रखता। ये बात फिर अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र है, या तो वो एक चेहरे और एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है। यश श्रीवास्तव जी, मैं आपका रुख करते हुए, क्या आप सहमत हैं आलोक पांडे जी की बात से? दूसरा सवाल आपसे ये कि अगर सर 2019 का लोकसभा चुनाव पर थोड़ा नजर डालें तो उस दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं था, क्योंकि छठे चरण में 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और अभी भी ये प्रक्रिया देखने को मिल पा रही है। इन 58 लोकसभा सीटों पर एक भी सीट कांग्रेस के पाले में 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं आ पाई थी। तो इस बार कितने मजबूत आप इन 58 लोकसभा सीटों पर अपने आप को देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं? सुना जाए, जैसे आपने आलोक पांडे जी को सुना। पहली बात तो ये कि ये चरण और वो चरण की सीटें वही की वही नहीं है, अलग अलग सीटें हैं, तो ये एक बेकार का नैरेटिव है। दूसरी बात, आलोक पांडे जी और
दुनिया में जितने भी संघी घूम रहे हैं, विश्लेषक, पत्रकार, ये वो बन के, उन सबको मैं बता देता हूं, नरेंद्र मोदी नेहरू जी के धूल बराबर नहीं है, उनके पैरों की धूल बराबर नहीं है। 20 बार प्रधानमंत्री बन जाए तो भी। प्रधानमंत्री का चुनाव किसी चेहरे की मार्केटिंग से नहीं होता। हमारे संविधान के अनुसार सांसदों का चुनाव होता है और वो सांसद सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को चुनते हैं। अब नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने आज अपने भाषण में मुजरा शब्द बोला है कांग्रेस के लिए। इसके पहले वो राजस्थान में अपने हाथों से एक भद्दा इशारा कर चुके हैं, और उसके अलावा उनकी भाषा क्या है और परमात्मा के भेजे हुए नरेंद्र मोदी किस तरह की झूठ और बेसिर पैर की बातें करते हैं, वो सब दुनिया देख रही है। अपने पसीने से अपना फेस वॉश करने वाले प्रधानमंत्री, नाले से गैस निकालने वाले प्रधानमंत्री, इनको नेहरू से ना तुलना की जाए, ये मैं सबको बता देता हूं। अब रहा सवाल इस चुनाव का। इस चुनाव में पूरा देश इनके 10 साल के आचरण को देख रहा है। इनकी ये फेंका फाकी जुमलेबाजी के पीछे इनके मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, ये आप हम सब जानते हैं। इस देश को अब रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। अब ये फालतू के झूठ फैलाना कि इंदिरा गांधी ने ये कहा था और फलाने नेता ने ये कहा था, ये नहीं चलेगा। 10 साल में आपने क्या किया, उस पर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ना आप महिलाओं का सम्मान बचा सके, ना आप किसानों को सम्मान दे सके, ना आप रोजगार ला सके, ना महंगाई कम कर सके, और ना ही आपने किसी के साथ न्याय किया। आप अपनी पार्टी के भी लोगों के नहीं हैं, और आपकी पार्टी के चीफ ये बोलते हैं कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। ऐसी फूट के बीच में से हमें मत बताइए कि हमारा दल क्या है। आपकी पार्टी में, आपके दल में, पहली बात तो इंडिया गठबंधन है। ऋतु जी, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। पहली बात, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। जिसको शर्म आती हो इंडिया बोलने में, वो मुंह बंद रखे, इंडी इंडी ना चिल्लाए। दूसरी बात, हमारे गठबंधन में एक एक दल का उपस्थिति है। कूदिए मत आलोक पांडे जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं आलोक पांडे, बीच में नहीं, बीच में आलोक जी लौट रही हूँ सर मैं आपके पास। आलोक जी लौट रही हूँ। बीच में नहीं, एनडीए का मतलब है बीच में नहीं आलोक पांडे जी, बीच में नहीं, तरीके से मत बोलिए। नहीं, बीच में नहीं, अरे बीच में मत। आप इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ये भारतीय हम करेंगे, किसी का चाचा नहीं रोक सकता हमको, समझे? हम करेंगे। एनडीए का मतलब है नो डेटा अवेलेबल। आपके पास किसानों का डेटा नहीं है, आपके पास बेरोजगारों का डेटा नहीं, और आप ये साबित कर चुके हैं आलोक पांडे कि आप एक संघी हैं और यह विश्लेषक के छत पे बैठे हैं। छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे। अब इस देश में कार्रवाई होगी, न्याय होगा। बहुत हो गई आप लोगों की, बीच में मत आइए आलोक पांडे जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। राहुल गांधी को जेल भेजोगे, अरविंद केजरीवाल को जेल में रखोगे, यही कार्रवाई करोगे? नहीं, हम जुमलेबाज क्या कार्रवाई करोगे? हम अडानी को जेल भेजेंगे। बोलिए। अडानी से आप प्लांट लगवाते हो राजस्थान में, तुम्हारी सरकार थी आपकी, आप अडानी को आलोक पांडे, अडानी को हम बोल रहे हैं जेपीसी बैठाओ, जेल भेज दो। हम कह रहे हैं भेजो जेल, अभी बैठाओ जेपीसी, अभी भेजो जेल, भेज सकते हो। हिम्मत है, बोलने की हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने टेम्पो बोला और 2 दिन भाषण गायब हो गए। क्यों नहीं जाएंगे? अवनीश जी आप भी अपनी बात रखिए सर। नहीं, हाँ ऋतु जी देखिए, आलोक पांडे बीच में बोल रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। इनकी बौखलाहट वैसी है जैसी बौखलाहट में नरेंद्र मोदी ने आज भाषा की मर्यादा तोड़ी है। क्या चुनाव हो रहा है इनको कुछ नहीं पता। इनका अहंकार, इनका दहम जो बोल रहा है, इनका दम्भ जनता तोड़ चुकी है। जनता इनको इनकी औकात दिखा चुकी है, एक बार नहीं 2 बार। 2014 से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति का नैरेटिव बदल दिया, उसके पास इनके पास बोलने कुछ नहीं बचा है। इनके पास, मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं। उत्तर प्रदेश में इनको कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहा है, इनको अपनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। इनकी हालत इतनी पतली कर दी है, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इस बार फैसला ले लिया है कि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे। मुक्त इसलिए कर देंगे कि इनका अहंकार, इनका परिवारवाद की पराकाष्ठा इस तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है कि इन्होंने देश को गड्ढे में ले जाने का काम किया है, और जनता इनको अब सरबस दिखा रही है। जनता इनको दोबारा सत्ता में नहीं लाना चाह रही। ये कितने ही गठबंधन कर लें, किसी के पैर पकड़े, किसी की माफी मांगे, कुछ करें, अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है। इनकी हालत उसमें कर दी है, ना ये घर के रहेंगे ना घाट के। और जो हालात इनके 19 में हुए थे, उससे बुरे हालात 24 में होने जा रहे हैं। ये 24 में जिस तरह से होंगे, राहुल गांधी न्याय यात्रा करें या वो करें, पर उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। उनका 4 जून को देखना कि जब 400 पार का नारा होगा साकार
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारी बहुमत के साथ जब लेकिन सर कांग्रेस की तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है, जब जनसभा होती है तो उस दौरान जनहित के मुद्दे, जनता के मुद्दों पर क्यों बात नहीं की जाती? जनहित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इनके मुद्दे जनता के बीच ले जा रहे हैं और जनहित के मुद्दे जनता में लागू हो रहे हैं, तो जनता प्यार तभी कर रही है। 14 में जो वोट मिला, 19 में वोट मिला, तमाम गठबंधनों के बावजूद वोट मिला, तमाम जोड़ तोड़ के सामान्य वालों के वोट मिला और तमाम साजिशों के बाद जिस तरह से मुद्दों से भटक कर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जनता इनके जाल में आने वाले नहीं है और इनका हालात इस बुरे हो जाएंगे कि राहुल गांधी 4 जून को इटली भागते नजर आएंगे, यहाँ कोई दिखेगा नहीं। ये यहाँ केवल वो रहेंगे जो देश प्रेमी हैं और देश के हितैषी हैं, जो देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हैं, उन्हीं को जगह मिलेगी। जनता अब इनको बर्दाश्त करने वाली है। ठीक है, यश लॉटरी में आपके पास आलोक पांडे जी, पहले आपका रुख करते हुए सर अपनी बात रखिए आप। देखिए, मैंने जब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार अगर बनाती है, अगर, क्योंकि चाह उनको तो हो सकता है इंडिया अलायंस की सरकार बनाए, क्योंकि ये जनता का मत होगा, लेकिन अगर बनाती है तो वो जवाहरलाल नेहरू की तरह 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे और एक इतिहास को दोबारा प्राप्त करेंगे। अब हमारे कांग्रेस की भाई करेंगे जवाहरलाल नेहरू के तो बराबर नहीं हो सकते हैं, चाहे वो 20 बार प्रधानमंत्री बन जाए। मेरे भाई, जवाहरलाल नेहरू के अगर कोई बराबर हो जाएगा तो भी उनकी अपनी उपयोगिता रहेगी। ठीक है, हम इतिहास पुरुषों से ही वर्तमान की तुलना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अच्छा काम कर रहा है या देश का जनादेश उसे बार बार मिल रहा है, जवाहरलाल नेहरू जितना आपको प्रिय है, मुझे भी उतना प्रिय है, देश के जननायक रहे हैं और उन्होंने लगातार देश को आगे बढ़ाया है। इतने बड़े बड़े काम आप देख रहे हैं, चाहे डैम बनाना हो, चाहे बड़े इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना हो, और जवाहरलाल नेहरू की सोच थी, तो भारत उनका हमेशा ऋणी रहेगा। लेकिन अगर हम तुलनात्मक हो जाएं तो इसमें कोई भाई बुराई नहीं है, तुलना तो करेंगे ना किसी से। तुलना में अगर आप कहते हैं कि तुलना ही ना करो, उनसे तुलना ही नहीं हो सकती है, तो मुझे लगता है फिर ये एक तरह की रिजर्वेशन हो जाएगी और हम जननायक किसी पार्टी के नहीं होते। तो इसीलिए मैंने वो एक सिंपल बात कही थी। आपकी अगर नाराजगी होती, मुझे लगता है कि आपको इस वजह से बुरा लग जाएगा, तो मैं सादे बात नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ कि देश में हम कभी भी जो नायकों को पार्टी से बड़ा रखना चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू की जो भूमिका रही इतिहास में, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आपकी नाराजगी शायद मैंने बता दिया कि मैंने तुलना क्यों की और मैं उन्हें क्या जवाहरलाल नेहरू को मानता हूँ, उन्हें पार्टी बियॉन्ड मैं मानता हूँ, वो बड़े नेता। अब आते हैं इस समय की वर्तमान की राजनीति में, तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि जब आपके पास फेस नहीं होता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। फेसलेस जब चुनाव होता है, वैसे तो कहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 कहता है कि भाई सांसद चुन के लाओ और सांसद एक प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन भारत में फेस ओरिएंटेड ही चुनाव होते रहे, चाहे भाई जवाहरलाल नेहरू का हो, चाहे इंदिरा गांधी का हो, चाहे राजीव गांधी का हो, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का हो, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का फेस हो, फिर अब नरेंद्र मोदी का फेस हो। तो विदाउट फेस इस देश में कभी कोई चुनाव हुआ नहीं है, इसके साथ चुनाव हुआ है। बिल्कुल सीधे तौर पर कहा जा सकता है चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी के चलते सीट शेयरिंग के दौरान भी इंडिया अलायंस के तमाम दलों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब आने वाले समय में कैसे यहाँ पर पशुपक्ष की स्थिति और जो तमाम चुनौतियां इंडिया के सामने और इंडिया अलायंस के सामने है, उसे कैसे पार पाती है, उसका इंतजार भी हर किसी को 4 जून के लिए फिलहाल यहाँ पर करना होगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।